गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है डेट 23 अक्टूबर 2024, वेडनेसडे का दिन है और हम द हिंदू डिस्कस करने वाले हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, हम द हिंदू डिस्कस करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस रिलेटेड सारे एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस इज यूजफुल फॉर एवरी एग्जाम एज एस सी, यूपीएससी, एवरी एग्जाम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई। पहली न्यूज है, आपके पीएम मोदी साहब इस वक्त कहाँ पे हैं? आपके ये है रशिया के कजान में है पीएम मोदी साहब, वहां पे ब्रिक्स समिट अटेंड कर रहे हैं। ये 16वां ब्रिक्स समिट अटेंड कर रहे हैं कजान में आपके पीएम मोदी साहब। तो ब्रिक्स समिट अटेंड करें तो ब्रिक्स की जो है हम क्या करेंगे, हम ब्रिक्स की जो है थोड़ी जानकारी जान लेंगे। जो ब्रिक्स टर्म थी वो दी थी एक साइंटिस्ट ने, इसका नाम था जिम ओनिल। जिम ओनिल ने इन 5 कंट्रियों को ब्रिक्स, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनको ब्रिक्स बता दिया। साथ में पहला ब्रिक्स समिट हुआ था 2009 में, ये हुआ था आपके येकेटबर्ग रशिया में, ठीक है। और इसमें 9 मेंबर थे आपके। आज इस टाइम हो रखे आपके 9 मेंबर्स, दैट इज ब्रिक्स, बेसिकली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। IEEU, ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट, यूएई, ये 9 मेंबर हैं। ब्रिक्स कैरी करता है वर्ल्ड का 30% लैंड मास, 45% पॉपुलेशन है भाई, इतनी हमारे वर्ल्ड के 2 तो हमारे पास ही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्रिक्स का एक बैंक भी है, जिसे कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये आपका हेडक्वार्टर है इसका शंघाई, चाइना में। 2014-15 के बीच में बना था ये, ठीक है भाई। आपका इसका रीजनल ऑफिस आपके 4 जगह पे है, वही अपने ब्रिक्स कंट्रीज, बेसिकली साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडिया एंड रशिया। इंडिया में गुजरात में, गिफ्ट सिटी गुजरात में। देखो एनडीबी और ब्रिक्स में फर्क क्या है? एनडीबी में ब्रिक्स के कंट्री के साथ साथ कुछ नॉन ब्रिक्स कंट्रीज भी हैं। फॉर एग्जांपल ये यूरुग्वे, अल्जीरिया, बांग्लादेश, ठीक है। ब्रिक्स है, इजिप्ट है, यूएई है। तो ये 7 + 3 10 मेंबर है एनडीबी में। ब्रिक्स में 9 मेंबर हैं और इसमें यूरुग्वे, अल्जीरिया, बांग्लादेश और अल्जीरिया न्यूएस्ट मेंबर है भाई, ठीक है। ये डिस्कस कर रहे हैं भाई वहां पे कि भाई लड़ाई वड़ाई मत करो, पीसफुल तरीके से काम करो, सिविलियन की जान जाती है, यही सही बात है, और तो बच्चों की जान जाती है कुछ गधों के चक्कर में, ठीक है। तो उस पर बात रखो। इंडिया ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर 2019 में साइन किया था, दैट इज अक्टूबर, अराउंड 24-25 अक्टूबर को साइन किया था। ये 5 साल के लिए वैलिड था, 2024 तक वैलिड था। करतारपुर कॉरिडोर क्या है? करतारपुर कॉरिडोर में इंडिया से पिलग्रिम जाएंगे, पाकिस्तानी पिलग्रिम आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो इनके करतारपुर साहिब हैं, उनके हमारे सिख पिलग्रिम दर्शन कर सकते हैं, ठीक है भाई। इस चीज़ को देखते हुए इंडिया ने एक कॉरिडोर के लिए साइन किया कि भाई आप आवाजाही करने दें, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है। तो सीन क्या है कि इसको रिन्यू कर दिया गया है करतारपुर कॉरिडोर को, ये 2029 तक वैलिड हो गया है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभी ये रिन्यू करा है, ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2019 से, 5 साल के लिए वैलिड था, अब दोबारा से रिन्यू कर दिया, 2029 तक की बात करी गई है, ठीक है। इसमें कल हमें पढ़ा था कि भाई इंडिया चाइना एग्री कर गए हैं आपके बॉर्डर एग्रीमेंट पे कि भाई हम डीएस्केलेट करेंगे, वहाँ से आपके बंदे हटाएंगे और जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगे अलग अलग एरिया में, जहाँ पे उन्होंने दैट इज pre-2020 लेवल। तो पीए आपके जो आप आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, इन्होंने बोला है कि फिलहाल जो हमारा फोकस है, द फोकस मस्ट बी ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट। जो ट्रस्ट हमने खो दिया था, उन्होंने खो दिया था, इसको ट्रस्ट बनाने की बात अभी फिलहाल करी जा रही है और बाद में धीरे धीरे सारे काम होंगे। जो भी हमारी ज़मीन हमारे पास रहेगी, उनकी ज़मीन उनके पास रहेगी, कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं करेगा। अगली न्यूज यहाँ पे आई है, IMF ने इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन को 7% बोला है 2025 में, ठीक है। जो स्टार्ट 2024 से एंड होगा 25 में, बोला है 7% ग्रो करेगा और उससे अगले वाले में 6.5% ग्रो। इट्स अ गुड ग्रोथ रेट, ठीक है। ऑल्दो इट इज लेस कंपेयर टू 2023, ये लेस इसलिए क्योंकि आपकी जो है डिमांड जो है इंक्रीज हो गई थी, ठीक है, पैंडेमिक के बाद, इसलिए 2023 में ज़्यादा था, लेकिन अब दोबारा से नॉर्मल स्टेज पे आ गई है, तो इसलिए दोबारा ग्रोथ रेट थोड़ा सा नॉर्मल हो कम हो गया है, बट इट इज़ गुड, ठीक है भाई। हमने बताया था कि कल चाइना इंडिया के बीच में जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो इंडिया ने कमेंट किया था, तो आज चाइना ने कंफर्म कर दिया। इनफैक्ट कल परसों हम डेट अगले दिन का न्यूज़ पढ़ते हैं, तो चाइना ने बयान दिया है, यस वी हैव मेड द एग्रीमेंट फॉर द डीएस्केलेशन एंड ऑल। तो हम कंफर्म करते हैं उस चीज़ को, ठीक है भाई। अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट है, हम सीधा जाते हैं वर्ल्ड वाले पार्ट पे जाएंगे हम। वर्ल्ड वाले पार्ट पे जाते हैं। वर्ल्ड वाले पार्ट पे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है देख लेते हैं। देखो ये तो पहले इजराइल के ना डॉक्यूमेंट लीक हो गए थे रिगार्डिंग अटैक ऑन ईरान
दैट इज कोवर्ट ऑपरेशन और यू कैन से लाइक द रिटेलिटरी स्ट्राइक ऑन ईरान। तो इसको यूएस मिलके इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि इसका ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक कैसे हुए। तो FBI जो है यूएस की एजेंसी वो इसको देख रही है। ठीक है भाई। पहली बार जर्मनी में न्यू और मोर इन्फेक्शियस मंकी पॉक्स का वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है। ये बहुत ज़्यादा फैलने वाला है। ठीक है भाई, तो इसको ध्यान में रखना। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखी जाएगी जो होगा। जब कोरोना से निपट ले तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। अगला पार्ट क्या आता है, देखो भाई यहाँ पे तो लट बज ही रहा था इसराइल और हमास में, आपका लट यूक्रेन में बज रहा है, यूक्रेन रशिया में। यहाँ पे सूडान में दिक्कत एक और हो गई। सूडान में क्या हुआ है, आपके 50 बंदे किल्ड हो गए हैं बिकॉज एक पैरामिलिट्री का बंदा वहाँ पे, जिसका अल जजीरा, देखो सूडान में एक अल जजीरा स्टेट है, ठीक है। अल जजीरा को कैप्चर करने के लिए वहाँ की आर्मी और पैरामिलिट्री दोनों अपोजिट कैंप में है। तो इसमें क्या हुआ, आपकी पैरामिलिट्री फोर्स का बंदा अब्देल फतेल जो पैरामिलिट्री फोर्स का बंदा है इनका, वो बंदा क्या कर गया, उसने क्या करा कि आर्मी के साथ मिल गया। इससे दिक्कत क्या हुई, आर्मी वालों ने वहाँ के 50 बंदे मार दिए। तो प्लान वगैरह बता दिए होंगे और अल जजीरा स्टेट के ऊपर वहाँ पे लड़ाई चल रही है। क्वेश्चन आ सकता है अल जजीरा स्टेट कौन से कंट्री में है, इट्स इन सूडान। कहाँ पे है भाई, सूडान में। ठीक है भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट था। बाकी इसने बोला है कि भाई पैलेस्टीन में पॉवर्टी डबल हो गया, ऑब्वियस सी बात है। जो आपका वॉर होता है, वॉर अफेक्ट्स एवरीवन हु आर इन्वॉल्व्ड इन इट एंड हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट। ओके, इसने इनकी पॉवर्टी को बढ़ा दिया है भाई बड़ी तरीके से। हम आते हैं स्पोर्ट्स वाले पे, कोई ऐसे इसमें इंपॉर्टेंट वाला पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है कि भाई ये आपके जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं 2026 में ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ पे हॉकी नहीं खेला जाएगा, शूटिंग नहीं खेली जाएगी, क्रिकेट नहीं खेला जाएगा, बैडमिंटन नहीं खेला जाएगा, रेसलिंग नहीं खेली जाएगी, स्क्वैश नहीं खेला जाएगा, आर्चरी नहीं खेली जाएगी। अरे भाई ये तो वो गेम्स हैं जिसमें इंडिया के मेडल आते हैं। तो इंडिया के गोपी चंद जो कि आपके नेशनल कोच हैं बैडमिंटन के, ये बोल रहे हैं भाई ये तो गलत चीज़ हो जाएगी। जो कंट्री जिसमें सक्षम ज़्यादा है वही स्पोर्ट्स नहीं लाओगे तो इंडिया की मेडल टरी हैम्पर होएगी। जायज़ बात है, बिल्कुल जायज़ बात है। अब आते हैं हम सीधा टेक्स्ट वाले पेज पे, क्योंकि हम पढ़ते हैं इसी तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। हम टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज पे आते हैं और यहाँ पे हम बात कर देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे हम बात करेंगे सेक्शन 6 से। बहुत न्यूज़ में आजकल, मैंने पहले ही बता दिया है। देखो सीन क्या है, सिंपल सा पार्ट है। अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि भाई आपका जो आसाम अकॉर्ड का सेक्शन 6A है ये वैलिड है। उन्होंने 4-1 की मेजॉरिटी से वर्डिक्ट दिया है। उन्होंने बोला है कि भाई ये बिल्कुल सही बात है। ये कहता क्या, सेक्शन 6 ऑफ आसाम अकॉर्ड कहता क्या है, ये कहता है जो भी बंदे 1 जनवरी 1966 से पहले आए हैं, ठीक है, 1 जनवरी 1966 से पहले आए हैं बांग्लादेश से, उन बंदों को सिटीजनशिप दी जाएगी, रजिस्टर किया जाएगा। जो बंदे 1 जनवरी 1966 से बाद में और आपका जो है 25 मार्च 1971 इस बीच में आए, यानी 5 साल के गैप में आए हैं, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन उनको 10 साल तक वोटिंग राइट नहीं दिए जाएंगे और बाद में वो इन हो जाएंगे। लेकिन जो बंदे, एक मच्छर है यार, ठीक है, मर गया पता नहीं, बाद में देखेंगे। जो बंदे 25 मार्च 1971 के बाद आए हैं वो फॉरेन सिटीजन ही रहेंगे। वो क्या रहेंगे, फॉरेन सिटीजन ही रहेंगे, उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। ऐसा इस अकॉर्ड के तहत बोला गया है। तो आपकी सुप्रीम कोर्ट बोली ये बिल्कुल जायज़ बात है। इसको ना केस उठाया इसके ऊपर केस उठाया एनजीओ आसाम पब्लिक वर्क नहीं, भाई ये वायलेट करता है आर्टिकल 6-7 को, ये वायलेट करता है आर्टिकल 14 को, तो ये आपकी कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक राइट को भी वायलेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, किसी को वायलेट नहीं करता है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन एड था जो उस टाइम के पॉलिटिकल सिचुएशन को बिल्कुल फिट करता था। आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था, क्वेश्चन आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था राजीव गांधी गवर्नमेंट और आसाम स्टूडेंट ग्रुप के बीच में 15 अगस्त 1985 में। ठीक है भाई, इसके उस टाइम आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था। तो फिलहाल यही है, बोला है जो था सही है, वैसा वैसा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा ड्रामा नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने ओके बोल दिया कि भाई सब सिस्टम सेट है। तो दे आर जो पहली सिचुएशन थी, ठीक है, इसका बेस्ट और भी तरीके दिया है। लक्ष्मीकांत पढ़ना, आपको दिख जाएगा लक्ष्मीकांत में वे टू गेट द सिटीजनशिप, इसमें आसाम अकॉर्ड का सेक्शन अलग से दिया हुआ है। 10 बार बता चुका हूँ यार ये पहले भी, ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है। अगले पे आते हैं,
आजकल क्या कर रही हैं बिग टेक कंपनीज, यानी कि जैसे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये बोल रही हैं कि भाई हमें न्यूक्लियर पावर बढ़ाने चाहिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट बढ़ाने चाहिए, और खासकर छोटे छोटे पावर प्लांट बढ़ाने चाहिए, जिससे कि आपका डिजास्टर का खतरा भी ना हो। डिजास्टर जैसे यूक्रेन का चर्नोबाइल एक्सप्लोजन 1986, आपने जापान का फुकुशिमा एक्सीडेंट देखा होगा। भाई इसमें दिक्कत ये होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, अगर ये फटा तो ये 10 हजारों लोगों को ले मरता है, और ये फटता है या उसमें कुछ भी लीक होती है, वहां की जनता के लिए आने वाले सालों में बहुत ज्यादा डिजास्टर पैदा हो जाता है। ठीक है, आपकी रेडिएशन से वो ग्रसित रहते हैं। तो ये न्यूक्लियर फ्यूल को, ये बहुत बड़ा डिबेट है कि ये क्लीन फ्यूल है नहीं है, लेकिन इसको काफी कंट्रीज बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूल इज अ क्लीन फ्यूल, क्योंकि GHGs कम और ना के बराबर निकालते हैं। ठीक है, इतनी सी बात कही है भाई। अगला पार्ट क्या है, इंग्लिश। हमने बताया हम इंग्लिश भी सीखते हैं भाई, क्योंकि हमारी इंग्लिश बहुत वीक है। आपने देखा होगा कभी कभी स्कूटर के पीछे एक टायर सा लगा होता है, या फिर कार, जब कार का टायर पंचर होता है तो हर लोग एक टायर एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। जनरली उसको बोलते हैं स्टेपनी। क्या बोलते हैं? स्टेपनी। लेकिन ये इनफॉर्मल टर्म है, स्टेपनी ना बोल के आप उसको बोल सकते हैं स्पेयर व्हील। जो एक एक्स्ट्रा व्हील है उसको स्पेयर व्हील बोल सकते हैं। स्टेपनी, इस स्पेयर व्हील को क्यों बोला जाता है, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। लंदन में एक स्ट्रीट थी स्टेपनी स्ट्रीट, वो वहां के टायर मेकर्स थे, तो तब से स्टेपनी नाम पड़ गया, जो एक्स्ट्रा टायर आपका होता है। ठीक है भाई, तो स्टेपनी इज इनफॉर्मल वर्ड। कभी भी आपको एक्स्ट्रा टायर चाहिए हो, जो बंदे का खाली टायर पड़ा हो, पंचर सीट सेट करने के लिए, बदलने के लिए, उसे स्पेयर व्हील कहते हैं। स्टेपनी इज अ लोकल वर्ड, और यू कैन से स्टेपनी इज अ इनफॉर्मल वर्ड। ओके भाई, अगला पार्ट क्या है इसमें, हम प्रीपोन करते हैं। प्रीपोन एडवांस होता है कि एडवांस, द एग्जाम इज एडवांस बाय फलाना फलाना फलाना। ठीक है, अगला पार्ट क्या है, मेंशन के आगे कभी अबाउट यूज नहीं होता। प्लीज मेंशन योर डिटेल, प्लीज मेंशन अबाउट योर डिटेल कभी नहीं होगा। मेंशन के आगे अबाउट कभी नहीं लगता है। देखो आपने बहुत सारी टाइप की स्ट्राइक सुनी होंगी, हंगर स्ट्राइक है ना, आपकी जो होती है स्ट्राइक ऑफ डिफरेंट काइंड, बस स्ट्राइक, ऑटो स्ट्राइक, ऐसे ही होती है स्लीप स्ट्राइक। स्लीप स्ट्राइक में क्या होता है, इंसान सोना बंद कर देता है। जो भी आपके वहां पे स्ट्राइक कर रहे होते हैं सोना बंद कर देते हैं। इससे दिक्कत क्या होती है, जब बंदा सोएगा ही नहीं तो वो क्या करता है, जब काम पे आता है तो उसको नींद आती है, तो उसकी क्या होती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो लोग स्लीप स्ट्राइक भी उतर आते हैं। तो दीज आर सम वर्ड्स दैट यू नो अबाउट। आज का वर्ड है डिफेंस्ट्रेशन। बेसिकली ये होता है किसी बंदे को विंडो से फेंक देना। डिफेंस्ट्रेशन, किसी भी बंदे को विंडो से फेंक देना। आज के आर्टिकल बड़े प्यारे हैं। आर्टिकल से पहले हम बात करेंगे आज का जो मामला है आपका ये एडिटोरियल बड़ा प्यारा है। इंडो चाइना पे है। इंडो चाइना नहीं कहते होते, सीनो इंडिया कहते हैं। जब रिलेशन की बात करें, सीनो इंडिया। इंडो चाइना वाला पार्ट होता है ये वियतनाम, लाओस, ये जो आपके साउथ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसको इंडो चाइना कहते हैं, क्योंकि वो इंडो चाइना प्लेटो पे लाया करते हैं। ठीक है, तो चाइना और इंडिया मैंने बताया हुआ क्या। अभी कल इंडिया ने बोला, इसको अच्छे से बताता हूँ। कल इंडिया ने बोला है कि चाइना और इंडिया एग्री कर गए हैं ज्वाइंट, मतलब कि पेट्रोलिंग करने के लिए। और कहाँ पे आने की बात कर दी उन्होंने कि वो बफर बना देंगे बीच में। जो 2020 जो लड़ाई हुई थी हमारी, जो एस्केलेशन हुआ था 2020 के पहले जो पॉइंट था, वहीं पे डिसाइड हो गया इनका, ऐसा करके वहां से डिस्कलेट करेंगे। देखो ये अच्छी बात है, लेकिन वी कैन नॉट ट्रस्ट चाइना आफ्टर हैविंग डोकलाम इशू। आज डोकलाम में उन्होंने और भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। तो द थिंग इज इट्स अ वेलकम स्टेप, बट वी हैव टू वेरी टेकन केयर ऑफ कि मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा है इंडो चाइना के रिलेशन में। और अगर पास्ट का एक्सपीरियंस देखते हैं, चाइना हमेशा दगा देता है। पहली बात तो ये। ठीक है भाई, अगला पार्ट क्या है कि भाई आपने जो ये सब सिस्टम करा है, ठीक है भाई, ये जो सिस्टम करा है अच्छी बात है। सीइंग द ट्रेड रिलेशन, हमें ट्रेड के साथ साथ इसको भी मेंटेन करना था। आपने देखा इंडिया और आपके चाइना के जो हेड थे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक शी जिनपिंग एंड आपके पीएम मोदी साहब, ये वुहान मामला प्रोमे के लगभग 18 बार मिल चुके थे 2020 से पहले, और 2020 के बाद अब ये मिलेंगे ब्रिक्स समिट की साइडलाइंस पे। ठीक है, तो इस आर्टिकल ने साफ साफ बोला है कि भाई हमें ये काम बड़े कौशन से करना पड़ेगा, और ताकि लोगों को एक ट्रस्ट बैठे, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में, या तो कि मीडिया को अलाउड करो कि हाँ सिस्टम सही हुआ है, या फिर वहां पे जो भी आपके मेन सिक्योरिटी पर्संस हैं उनको अलाउ करो कि हाँ भाई सही में हुआ है, ताकि देश की जनता, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि चाइना ने पिछली बार से ज्यादा एरिया कैप्चर कर लिया इंडिया का, बट गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसा नहीं है। तो देयर इज अ डिस्ट्रस्ट। उस डिस्ट्रस्ट को दूर करने के लिए देयर मस्ट बी सम अमाइकस क्यूरे, जो कि एक नॉन पार्टीशन एडवाइजर होगा, जो देखेगा ये सब कि हाँ ऐसा सही में है। तो बेसिकली वी हैव टू वेरी टेकन केयर ऑफ कि भाई जो भी हो रहा है वो तरीके से हो। अगला पार्ट क्या है, वेस्ट वर्सेस रेस्ट। देखो यार,
वेस्ट बोले तो आपका यूएस है ना, वेस्ट वाला पार्ट, इंडिया के जो वेस्ट में कंट्रीज हैं बेसिकली यूएस, यूरोपियन देश जो अपने आप को डेवलप कहते हैं, सोकल डेवलप ठीक है। तो जो 5 आई कंट्रीज के 2 बड़े कंट्रीज हैं यूएस एंड कनाडा, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन करता है दूसरे कंट्री में जाके और ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इंडिया ने इन चार्ज को साफ साफ मना कर दिया। इंडिया कहता है अगर हमने ऐसा किया है तो एविडेंस है, तो ये फालतू का इंजाम मत लगाओ, क्योंकि आप इंजाम लगा रहे हो उस चीज पे जो हम फॉलो ही नहीं करते, हमारी डॉक्ट्रिन में नहीं है, हम दूसरी कंट्री की सोवरेनिटी को कभी हैम्पर नहीं करते हैं, ठीक है। और यूएस जो खुद ऐसे उल्टे काम कर चुका है, यूएस अपने एलाई से कंट्री में खुद जाके ऐसे काम करता है, जो शर्म नहीं आती इसको ऐसे बोलते हुए। तो कहानी क्या है इसमें, कहानी ये है इसमें भाई, जिसके घर कांच के होते हैं वो दूसरे घर पे पत्थर नहीं मारा करते। तो जो 5 आई कंट्री है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, आपका यूके, यूएसए, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं यूएस और इसके बयान पे। और इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए यार कि ये लोग फ्री स्पीच के नाम पे अपने कंट्री में दूसरे बंदों को दूसरी कंट्री के खिलाफ बोलने के लिए टेरर थ्रेट्स देने के लिए बात करते हैं। यहाँ पे एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स ऑफ खालिस्तानी मूवमेंट इतने ज्यादा भड़क रहे हैं, ये लोग उसको तो कम नहीं करते। फ्री स्पीच के नाम पे ये लोग टेररिज्म प्रमोट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो बेसिकली ये डबल स्टैंडर्ड शो करता है वेस्ट का कि ये लोग कभी भी कुछ भी ड्रामा करते हैं। सो दिस इज आर्टिकल ऑन दिस, ठीक है भाई। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है यूएन की नाकामी पे। देखो यार, यूएन एक ऐसी संस्था है, यूनाइटेड नेशन, जो बनी इसलिए कि हम लोग क्या करेंगे वर्ल्ड में, ये बना आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, बोला हम वर्ल्ड में क्या करेंगे, पीस बनाएंगे, वर्ल्ड को पीस नहीं करेंगे, वर्ल्ड में शांति बनाए रखेंगे। यूएन के चार्टर्स हैं, चार्टर 7 साफ साफ कहता है यूएन का, और 6 और 7। चार्टर 6 कहता है अगर किसी देश में डिस्प्यूट चल रहा होगा तो यूएन पीसफुल सेटलमेंट करेगा बाय यूजिंग फोर्स। चार्टर 7 भी ये कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल की हेल्प से हम वहां पे फोर्सेस का यूज कर सकते हैं। और चार्टर 8 कहता है उसका यूएन का कि हमें रीजनल अरेंजमेंट भी करने पड़े तो हम करेंगे, बेसिकली बाय यूजिंग फोर्स इफ वी आर एबल टू, वी कैन एबल टू एस्टैब्लिश द पीस। कितनी प्यारी बात कही गई है, राइट। ये इतने प्यारे इसमें लिखी था, थ्योरी तो बहुत प्यारी है लेकिन रियलिटी कुछ और है। यूएन के पास 1 लाख से भी ज्यादा स्टैंडिंग आर्मी है, एकदम बैटल हार्डन आर्मी, लेकिन इसके बावजूद यूएन जैसी संस्था, इतनी बड़ी संस्था, 2 बड़े वॉर्स को, 2 बड़े कॉन्फ्लिक्ट को नहीं ठीक कर पा रही है। इजराइल हमास वॉर एंड रशिया यूक्रेन वॉर। देखो और एक बात बताता हूं, 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो क्राइम करते हैं, एक होते हैं क्राइम सहते हैं, और एक होते हैं जो देखते हैं। क्राइम करने वाला उतना ही गुनहगार है जितना क्राइम देखने वाला। The UN cannot be the bystander in this conflict। उसको bystander बन ही नहीं सकता, लोगों का ट्रस्ट टूट जाएगा, ठीक है। और अभी हमारे मनाराव ने साहब ने इतनी प्यारी बात कही थी, इन द वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसीज यूएन इज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। अरे यहाँ पे P5 नेशन ने इतना घमासान मचा रखा है कि जब भी बात आती है कि यूएनएसए की फोर्स यूज करने के लिए, P5 नेशन आपकी वीटो लगा देते हैं। रशिया अपने लेवल पे लगा देता है, इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएसए लगा देता है, और अभी तक फोर्स यूज नहीं हुई। ये लोग फोर्स यूज करके आए हैं कहां पे, ये सिरोना लियोन में फिर फोर्स यूज करी है, तिमोर लेस्टे में फोर्स यूज करी है, साउथ सुडान में फोर्स यूज करी है, आपके कांगो में फोर्स यूज करी है, और वहां पे आराम से 2 मिनटों में काम सॉल्व हो गया। अरे ये तो छोटा सा देश है यार, जहां पे 1 लाख स्टैंडिंग आर्मी है उनके पास, वो तो इसको 3000 ट्रूप भेज के काम कर सकते हैं बस। यूएन के ब्लू हेलमेट्स, इनको ब्लू हेलमेट भी कहते हैं, ब्लू कैप पहनते हैं लोग, ठीक है। तो रियल ब्लू हेलमेट की जरूरत है यहाँ पे। और इसके लिए ये जो लिप सर्विस है कि हाँ भाई होना चाहिए, पीस होना चाहिए, लिप सर्विस को हटा के यहाँ पे बात आती है काम की। कर्मवीर होना पड़ेगा यूएन की संस्थाओं को, ठीक है भाई। और इसके लिए सबसे मेन पार्ट, यूएनएससी में रिफॉर्म लाओ भाई। यूएनएससी में 2 बड़े नेशंस, इंडिया जो कि ग्लोबल साउथ की बात करता है, और साउथ अफ्रीका जो कि, क्योंकि अफ्रीका का एक भी कंट्री नहीं है इसमें, बताओ आप, P5 नेशन जो वीटो लगा देते हैं। और तीसरी बात, इस वीटो सिस्टम को ही हटाओ। इन 7 नेशन के बीच में जो कल को हो जाएंगे, उनके पास इक्वल पावर होनी चाहिए और एक मेजॉरिटी जजमेंट से डिसीजन आना चाहिए, इनकी वोट इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। और ये वीटो वाला धंधा तो हटाओ। इस वीटो ने काफी सिविलियन मरवा दिए भाई। लड़ाई होती है 2 देशों के बीच में या दो संस्थाओं के बीच में, सिविलियन जनता पिसती है। वॉर केटर्स एवरीथिंग, मतलब वॉर हैम्पर्स एवरीथिंग। जो बच्चों की क्या गलती है भाई, उन पे बम बरसा रहे हो, समझ नहीं आ रही है। अरे पीटना है, जो जिम्मेदार है उसको पीटो, उन्होंने तुम्हारे सिविलियन उनको पीटो। तो उसका मतलब क्या है कि भाई दूसरा बंदा जिसका मतलब ही नहीं है, ना जान ना पहचान, मैं तेरा नाम, उसको पीट रहे हो। कमजोर पे हाथ तो कोई भी उठा लेता है भाई,
तो कहानी ये सिस्टम है। अगला पार्ट क्या है इसमें, अगला पार्ट है इसमें आपका ये जो सिस्टम है जो बताने वाला था, थोड़ा सा गायब हो गया। हाँ, इसमें एक बड़ी अच्छी सी लाइन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन डिमांड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरवेंशंस। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरवेंशन चाहिए ही है, ठीक है। थोड़ा सा इंटरवीन करना पड़ेगा, अदरवाइज लड़ मरेंगे भाई ये लोग, ठीक है। ये सिस्टम है। अगला पार्ट आता है यहाँ पे जॉब क्राइसिस। देखो यार, सिंपल सी बात है, कोई भी देश हो, बहुत फर्स्टेड सॉल्यूशन दे दिया कि भाई जॉब दे दो, ये दे दो, फलाना दे दो, लिप सर्विस बहुत हो गई, बट दिस इज नॉट द केस। आपको जॉब देनी ही पड़ेगी। हमारी जनता को ये लोग बेरोजगारी भत्ता देते हैं। एक ड्रामे की बात करिए, यूनिवर्सल बेसिक स्कीम, ये बहुत बड़ा ड्रामा मुझे लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप जॉब ना देके बंदे को 30-3500 रुपए दे रहे हो पेंशन के नाम पे, ये तो उसका बुद्धू बना दिया आपने। जहाँ पे बंदा कमाता 50,000 1 लाख रुपए महीना, वहाँ पे वो खाली बैठा है, घर में रोटी तोड़ रहा है या तोड़ रही है, अपने माँ बाप के ऊपर बर्डन बन रहे हैं, अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन बन रहे हैं, और ऐसा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। और 3500 रुपये होता है कुछ नहीं होता है आज के टाइम पे, यूं उड़ जाते हैं यूं, ठीक है। ट्रेन की टिकट 3500 की होती है आजकल, अगर ज़्यादा दूर जाना हो तो ट्रेन में रह जाएंगे तो, ठीक है। ये वाला पार्ट है। एक बड़ा प्यारा इसमें था, यहाँ ये देखो, एस्केलेटिंग टेंशन डू नॉट सर्व द पीपल ऑफ आइदर कंट्री। टेंशन किसी भी कंट्री को, वॉर किसी भी कंट्री को फायदा नहीं देता है, दोनों कंट्री कहीं ना कहीं हैम्पर होते हैं। तो भाई वॉर नहीं होना चाहिए, पीस होना चाहिए, पीस नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब हम सीधा आएंगे न्यूज़ वगैरह पे, सीधा हम बात करते हैं। एक बार पेपर सीधा कर लेता हूँ भाई, पता लगा पंगा हो जाए, ठीक है। ये मैंने पेपर कर लिया सीधा, और ये हम आगे, अब ये हमारा मेन पार्ट खत्म हो गया है। अब हम आएंगे सीधा भाई मेन न्यूज़। अगली बार इस पे पहला पेज है तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, बकवास। और थोड़ा है देखो, ये मैंने बताया था सैमसंग की कंपनी के बंदे हैं, वर्कर्स, उन्होंने स्ट्राइक करी थी। सैमसंग बोला मेरे 10 मिलियन बर्बाद हो गए होंगे, जब ड्रामा करोगे तो और भी होंगे भाई। बंदों की बात मानो, जो आपको कमा के दे रहे हैं उनकी बात माननी चाहिए, आपको उनका ही फायदा करना चाहिए। अगला पार्ट, इसमें बड़ी पैड न्यूज़ आई है। देखो मैंने बताया, इंडिया पाकिस्तान ने वो करतारपुर कॉरिडोर वाला पैक्ट को रिन्यू कर दिया है। ये 24 अक्टूबर 2019 को क्या साइन हुआ था, और अब 5 साल के लिए बढ़ा दिया, बेसिकली 2029 के लिए, ठीक है भाई। 2029 तक अक्टूबर बढ़ा दिया है। साथ में इंडिया ने अपने वॉरहेड में 4th न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च करा गया है। हमारे पास 34 सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन आने की बात करी गई है, जिसका नाम है S4, अंडर न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, SSBN कहते हैं इनको। ये S4 नाम की होगी, ठीक है भाई। विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया है इसको। हमारे पास फिलहाल 2 सबमरीन वर्किंग है, पहली है INS अरिहंत और दूसरी है INS अरिघात और अरिहंत वर्किंग है। INS अरिधमान, ये इसके ट्रायल चल रहे हैं। बेसिकली 4 सबमरीन है आपके पास, S4 जो अभी लॉन्च हुई है, दूसरी INS अरिहंत, INS अरिघाट और INS अरिधाम। ए से ही नाम है, AAA कर लो भाई, AAA, ठीक है। अरिहंत, अरिघाट, अरिधम, ठीक है भाई। ये 4 सबमरीन की बात करेंगे, सारे न्यूक्लियर सबमरीन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है? नेवी 2 टास्क फोर्स बनाने वाली है नई टेक्नोलॉजी के लिए, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, होम ग्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। आपके वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन साहब ने बोला है, एक प्रोग्राम होने वाला है, सेमिनार, जिसको कहते हैं स्वावलंबन, जो कि होगा आपका 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के लिए। ये नेवी करवाएगी। इसमें स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, जो आपकी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है नेवी में, नेवी की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो दिखाई जाएंगी। इंडिया सिंगापुर ने बोल रहे हैं कि हम लोग डील साइन करते हैं, इंडिया सिंगापुर एक्सप्लोर, दे इज एक्सप्लोरिंग द थिंग्स, कि हम दोनों मिलके क्या कर सके, ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्म्ड इक्विपमेंट कर सकें, ताकि आर्म फोर्सेस को फायदा हो, ठीक है भाई। ये लोग ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने की बात कर रहे हैं, तो सिंगापुर इज द कंट्री, ठीक है भाई। ये वाला पार्ट है। अगले पार्ट पे आते हैं। मैंने बताया डाना साइक्लोन आ रहा है, थर्सडे को अटैक करेगा। कहाँ पे? आपका उड़ीसा के कोस्ट पे। बोला जा रहा है उड़ीसा और बंगाल वाले सावधान हो जाओ, थर्सडे तक रेडी हो जाओ। यहाँ पे आपकी मूवमेंट हो चुकी है, रिलीफ पहुंच चुका है, बंदे पहुंच चुके हैं, रेडी है सब लोग अपना लट लेके, साइक्लोन को पीटेंगे। नई चीफ आ गई है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, सीजन 9 चीफ विजया राहतकर राहत दिखाएंगी वुमेन की इस संस्था को। शी विल बी द न्यू चेयरपर्सन एंड 9th चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, विजया राहतकर, ठीक है भाई। ये सिस्टम है। बाकी तो मुझे इसमें ऐसा कुछ खास लगा नहीं, ठीक है भाई।
ये मैंने बता ही दिया, ये अपना पेपर हो गया है कंप्लीट, मोटा मोटा एनालिसिस हो गया है। इतना ही पढ़ना है, पता है क्या नहीं होती है, पेपर डेली आता है, पेपर ना न्यूज़ रिपीट करते हैं, जैसे चाइना की न्यूज़ अभी चलेगी और ब्रिक्स समिट चलेगा, तो हमें बस थोड़ा सा अपडेट रहना है कि भाई क्या सिस्टम है, और ऐसे ही हमारा क्या होता है, हमारा करंट तैयार हो जाता है। साथ में और क्या होगा, हम मंथली मैगजीन करेंगे, हमारा करंट तैयार हो जाएगा। ओके जेंटलमैन, दैट्स ऑल टुडेज न्यूज़, थैंक यू।